हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह। सर, आप बंगाल के प्रवास पे हैं और पूरी बंगाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लगातार आप रोड शो, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। आपने 3 चरणों के चुनाव के बाद कहा था कि 63 से 68 सीटें जीतेंगे। आज चौथा चरण कल कंप्लीट हो गया। आप कितनी सीटों की 100 का साकड़ा पार? अभी मैं रात को मेरे कार्यकर्ताओं के साथ से फीडबैक लेकर कल बताऊंगा। सर, ममता बनर्जी ने कल जो घटना हुई है उसको लेकर सीधा सीधा कहा है कि ये बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाया कि वो कर। मैं प्रतिक्रिया दे चुका हूं इस पर। आप ही भी थे, आपने भी दिखाया है। बार बार एक बात दोहरा कर क्या करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी जो है गन और गुंडों के बिहाफ पर जो है चुनाव जीतना चाहती है। उनके अलावा इसको कोई नहीं मानता। लेकिन वो हर वक्त आपको टारगेट करके चल रही हैं। वो कह रही हैं कि अमित शाह जो हैं वो जो है पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को। चले, बंगाल की जनता 2 तारीख को तय कर देगी कि कौन किसकी बात को बंगाल की जनता मानती है। हम तो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़े हैं, यहाँ की घुसपैठ की समस्या को लेकर आगे बढ़े हैं, यहाँ पर शरणार्थी है उनको नागरिकता देने के मुद्दे पर हम आगे बढ़े हैं। बंगाल की जनता सोनार बांग्ला को स्वीकार करती है या इस प्रकार के आरोपों को स्वीकार करती है, वो 2 तारीख को तय हो जाए। सर, ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं पीके, उनकी एक चैट लीक हो गई। जो बात आप कह रहे थे वो तो वो खुद ही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जीत रही है। चलो, अच्छी बात है, वो ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। लेकिन वो उसके बाद जब चैट लीक हो गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी, पूरी चैट नहीं आई तो। देखिए, सवाल दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक और वो कहते हैं कि मोदी जी को बंगाल की जनता भगवान मानती है, दीदी ने तुष्टीकरण किया इसलिए बंगाल की जनता इनके खिलाफ है, शरणार्थियों के मुद्दे पर गफलत हो गई है। और दूसरी ओर कहते हैं कि बाद में कहते हैं पकड़े जाने के बाद कि 100 सीटें आएंगी। मैं मानता हूं हम 200 से ज़्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने तीसरे फेज के बाद कहा था कि 63 से 68 सीटें आएंगी, तो ऐसे में आपका आंकड़ा छठे फेज के बाद तो 150 से पार चला जाएगा लगभग। मुझे मालूम नहीं है, चुनाव के बाद मैं बता सकता हूं, मगर मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर मेरा जो अंदाज है 200 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। सर, मैं लगभग 2 दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। हर जगह एक नारा नज़र आता है, सोनार बंगाल के साथ साथ जय श्री राम। आपको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे के खिलाफ जब बोल रही थी, इस तरीके का माहौल बन जाएगा? नहीं, हमें तो पहले से मालूम था। हमने 2017 से इसकी तैयारी करी है बंगाल के अंदर परिवर्तन की, और 2019 में भी हमें 18 से ज़्यादा सीटों पर सफलता मिली, तो एक दृष्टि से हाफवे मार्क ही है। और अब जब तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत सकती है, तो काफ़ी सारे ऐसे एरिया जहाँ हमें 19 में सफलता नहीं मिली थी, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हम सफल होने जा रहे हैं। जैसे आज सुबह से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, चारों सीटों पर हमारी 20,000 से 50,000 का नेगेटिव था 19 में, और मैं आज कह सकता हूं कि चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। अभी 2 सीटों पर और जाना है, तो वो 2 सीटें भी नेगेटिव लिस्ट वाली ही सीटें हैं। एक सवाल यह है, ममता बनर्जी इस तरीके के पर्सनल हमले आपके ऊपर कर रही हैं, प्रधानमंत्री पे कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है और इसीलिए वो इस तरीके के हमले बार बार आपके ऊपर आर्म फोर्सेस पे कर रही है? देखिए, उनको क्या करना वो उनको तय करना है। मैंने कहा हम सोनार बांग्ला के स्वप्न को लेकर चले हैं, हम घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध है, हम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध है, और बंगाल में से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को समाप्त करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हम हमारे एजेंडा पर चलते हैं। ममता दीदी, उनको जो कहना है वो कह सकती है बंगाल की जनता को, अब तय बंगाल की जनता को करना है। अमित शाह जी, एक सवाल ये है कि वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके कहने पर, बीजेपी के कहने पर चलता है। मैंने कहा ना, वो उनको जो कहना है वो कह सकती है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि हम सोनार बांग्ला की कल्पना को लेकर निकले हैं, हम तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए निकले हैं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ अच्छे से लागू करने के लिए निकले, हम घुसपैठ को रोकने के लिए निकले। 200 से ज़्यादा सीटें आपको लगता है 2 मई को आपके पक्ष में? निश्चित रूप से।
after Election Commission barred political leaders from entering Cooch Behar, Chief Minister Mamata Banerjee has now hit out at the poll panel, saying that it should be renamed as Modi Code of Conduct. Home Minister Amit Shah, meanwhile, trained his guns there on Didi, blaming her alleged provocative speeches for the violence there. Raging political blame game now continues a day after the violence in Cooch Behar that claimed 5 lives. Political fireworks a day after violence in Cooch Behar claimed 5 lives. Mamata Banerjee went all guns blazing against the Election Commission and Centre after the poll panel blocked entry of all political leaders into the violence-hit district for 3 days. I'll be waiting for 72 hours only because of the MCC. Though I think that MCC is a BJP Code of Conduct, BCC. Mamata had announced that she will be meeting with the families of the Cooch Behar firing victims, but had to stall her plans after the Election Commission's decision to block political activity in the area till Wednesday. Home Minister Amit Shah hit out at Mamata, blaming her alleged provocative speeches for the violence. ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? ये जो उन्होंने भाषण किया था, इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगी। This is what the Bengal Chief Minister had said, for which she's under fire now. CRPF যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন এক দল আর এক দল ভোট দিতে যাবেন এক দল ঘেরাও করবেন এক দল ভোট দিতে যাবেন Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who has been vigorously campaigning for BJP in Bengal, also slammed Didi in an exclusive conversation with India Today. कूच बिहार में जो कल की घटना है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये टीएमसी की हार को प्रदर्शित करता है कि टीएमसी हार से बौखलाहट में आकर के हिंसा पे उतारू हो चुकी है। कैसे लोग वहां पे अव्यवस्था फैला रहे हैं, लोकतंत्र का कैसा खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है बंगाल के अंदर। इसलिए बंगाल की जनता टीएमसी से मुक्ति चाहती है। After the killing of 5 people, a pall of gloom has now descended on Cooch Behar, with locals demanding that the guilty be punished. The police is saying that the local people here who had assembled in large numbers, they tried to snatch the rifle of the CISF personnel, and they were also armed with lathis and dandas in their hand, and that is when the situation went out of control and the CISF personnel had to resort to firing, in which 4 people were killed. जो आदमी को मार दिया, जो गरीब आदमी, और 4 फैमिली को 1 करोड़ से तनख्वाह मिलना चाहिए। In the wake of the violence, the poll panel has decided to extend the silence period for the next phase of polling to 72 hours. The Election Commission has also directed the Home Ministry to deploy additional 71 companies of the Central Armed Police Forces for conducting of the remaining phases of polls in the state. With Rohit Singh in Cooch Behar, Bureau Report, India Today. Now, a day after BJP released alleged audio of TMC poll strategist conceding defeat, India Today's consultant editor Rajdeep Sardesai now spoke to Prashant Kishore, the man himself, over the controversy. During this exclusive chat, Kishore reiterated his stand that he would quit as poll strategist if BJP wins more than 100 seats in Bengal. Not only that, he's also addressed issues from polarization to anti-incumbency while speaking to Rajdeep Sardesai. Let's quickly take a listen to this exclusive conversation. First of all, what was leaked? It was a chat room conversation which was out in the public domain. There's nothing which suggests that it was leaked. And what I said there was very clearly
what I have been saying and stating in public domain. So you have not considered defeat at all? Absolutely not. You still believe Trinamool Congress is winning this election? There is nothing called still believe. I have always believed, and since December I have been on the public platform stating it repeatedly that Trinamool is winning and winning it big. So you are still sticking to your stand that if the BJP crosses 100, you will give up political management? See, first of all, I don't do political management, but yes, Political strategy. whatever I do, I do the way world have seen and understood, I cease to be that person if BJP is to cross 100 in Bengal. Okay, let's come to the... And please, on 2nd of May, hold me to this. Don't forget to tune in at 9 p.m. The full interview, poll strategist Prashant Kishore's exclusive interaction with consultant editor Rajdeep Sardesai. Delhi reported a record spike in COVID infections since the pandemic hit last year. The national capital reported 10,774 new COVID-19 cases and 48 deaths in just the last 24 hours. Chief Minister Arvind Kejriwal spoke exclusively to India Today on the COVID situation in the national capital and the possibility of another lockdown. Here's more. लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता. And with that, Delhi CM Arvind Kejriwal ruled out a lockdown in an exclusive interview to India Today. जब आपकी हेल्थ फैसिलिटीज अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो गई है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तब आपको लॉकडाउन लगा के अपने लिए you buy some time for yourself. However, he warned that if the hospital systems are overburdened, lockdown may come as a last resort. He urged the people to visit hospitals only if the need arises. अगर आपको कोरोना हो जाता है, सीधे अस्पताल मत दौड़िए. अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक है, कम सिम्टम्स हैं, नॉर्मल लग रहा है, आप घर में अपने आप को आइसोलेशन कर लीजिए, होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट कीजिए. सबसे पहली चीज. Speaking exclusively to India Today, Delhi CM allayed fears amid the sharp spike in COVID cases. तो अब हमारा सिस्टम दुरुस्त है. अब हमारे पास पूरा तामझाम है. Kejriwal blamed the new strains behind the increasing number of cases. कोई ऐसी स्ट्रेन जरूर आई है जो कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल रही है. The CM further emphasized on the need to vaccinate all those who will be involved in the CBSE board exams. दिल्ली में 6 लाख बच्चे CBSE के एग्जाम में बैठेंगे. 1 लाख टीचर्स इसको मॉनिटर करेंगे. 7 लाख लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे. ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं. He also backed the need to start a universal vaccination drive. अभी तो युद्ध स्तर के ऊपर वॉर मोड में हमें घर घर जाके वैक्सीनेशन कर देना चाहिए. डोर टू डोर करना चाहिए. लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स खोलने चाहिए. Kejriwal, while urging that there should be no politics over vaccination, blamed centre for not giving state governments enough freedom. इस वक्त जरूरत यह है कि हम सबसे पहले अपने लोगों को वैक्सीनेट करें. He also criticized Modi government's vaccine export policy while backing vaccine nationalism. इसको बहुत ज़्यादा टाइट करके रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है, इतना सेंट्रलाइज कर दिया है. ऐसा क्यों है? बाकी आप स्टेट्स के ऊपर छोड़ दीजिए. अभी केंद्र सरकार हमें नए सेंटर नहीं खोलने दे रही वैक्सीनेशन के. Politics aside, CM warned Delhiites to not let their guard down as the fight against COVID is nowhere near over. ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे अगर आप मास्क पहन रहे हैं. आप अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं. सबसे बड़ी सुरक्षा मास्क है. Delhi has currently imposed stricter curbs till April 30th, which includes limiting guests at weddings and funerals. Restaurants, theatres and public transport are functioning at 50% capacity as well. Negative test reports are must for travellers and those without reports have to be quarantined
for 14 days. The Chief Minister once again pitched for vaccine nationalism and said vaccines should be made available to below 45 years as well. But as the country is facing shortage of the vaccines, is that even possible is the big question. With camera person Dinesh Lal, Ankit Tyagi in New Delhi, India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.